the ABMO, तो this one is having the what, क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, this is MTP, ठीक है ना। अब तो हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, तो दिस इज अ MTP which is having the lowest energy। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद होगा हमारे पास पाई स्टार, और उसके बाद हमारे पास होगा सिग्मा स्टार। और ये वाले ऑर्बिटल्स क्या है बच्चा, दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज अ ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, यस मैम। अब जो फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से जो सबसे हाई एनर्जी का होगा दैट इज कॉल्ड एज अ होमो, और जो एम्प्टी है उनमें से जो लोएस्ट एनर्जी का होगा दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूमो, एंड दिस इज अ होमो टू ल्यूमो एनर्जी दैट वी हैव टू कंसीडर। अब मैंने ये थोड़ा सा आपको रिपीट भी करवा दिया आपको, ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रहे। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे इज, if I am having the molecule of ammonia, okay, and this ammonia molecule has to react with the CH3I, ठीक है। CH3I क्या हो गया, आयोडोमीथेन हो गया ना, ठीक है, 1 iodine is there। Now you have to give the answer to this reaction कि इसमें क्या प्रोडक्ट होगा। अभी आपके सामने है, मैंने आपको कल क्या बताया था कि आपको सबसे पहले बेटा जी क्या चेक करना है, you have to first check it out कि out of the two species which will act as the nucleophile and which will act as a electrophile। What do you think, अमोनिया क्या होगा इन दोनों के कंपैरिजन? न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही, न्यूक्लियोफाइल। अब आप न्यूक्लियोफाइल लिखोगे ना तो मुझे साथ साथ बताओगे कि मैम इसका डोनर ऑर्बिटल ये है, फटाफट बोलोगे क्या देगा, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा मैम एनबी। हाँ, साथ में बोलना है कि इट इज हैविंग मैम एनबी, सो वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। एनबी के ऊपर बस एनबी नेगेटिव है, तो दूसरे के पास तो नहीं है ना, तो ये क्या एक्ट करेगा फिर, ये एनबी के साथ में डॉट लगा देती हूँ, यहाँ पे भी एनबी आ गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ डॉट लगा। Beta, now we are having the iodomethane. In the iodomethane, we can consider it now as a electrophile. तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट करेगा, इसके पास क्या ऑर्बिटल है, पहले तो इसके पास सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। अब दूसरी बात, अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू। अब इसमें से जो 3 बॉन्ड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 3 सिग्मा बॉन्ड है वो तो है CH, जो 1 सिग्मा बॉन्ड है वो है CI, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सिग्मा तो हम इसका यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका मतलब है इसके जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होगी वो सिग्मा स्टार में होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आज का फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करवा रही हूँ, ये स्टूडेंट्स याद रखना है बेटा आपको। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमारा बेसिक पॉइंट था कि एवरी स्पीशीज कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और द इलेक्ट्रोफाइल, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर स्पीशीज विद विच इट इज कंबाइनिंग। आज का मेरा ये स्टार पॉइंट है कि इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सिग्मा स्टार देन सिग्मा ब्रेक्स, ठीक है। If the electrons enters in the pi star, then pi break, ठीक है। अब इसको समझो ध्यान से, कैसे इसको, अभी भी आपको क्रैम नहीं करना है, ये आपको MOT से सब चलेगा। देखो सिग्मा स्टार और पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा और पाई क्या है, बॉन्डिंग है। तो पहले तो ये याद रखो कि अगर आपके पास ये पाई बॉन्ड की पोजीशन है ना, मान लो मैंने ये इसका पाई बना दिया C का O के साथ, तो जहां पे पाई होता है ना उसकी बिल्कुल टेल, टेल का मतलब है 180 डिग्री ऑपोजिट पाई स्टार होता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? बच्चा ये पाई है, हाँ हाँ नहीं बोलते रहना, मुझे पता लगता रहेगा, अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा तो मुझे वहां पे बोल देना। बच्चा जी दिस इज पाई, और पाई की जो बिल्कुल टेल है वो पाई स्टार है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में एंटर करेगा पाई इसका ब्रेक हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर मान लो ये CH लिखा है मैंने, तो ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका जो सिग्मा स्टार होगा ये बिल्कुल इसकी टेल पे होगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में एंटर करेगा तो सिग्मा ब्रेक हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कहाँ पे है, कैसे उनकी पोजीशन होती है, एंटी बॉन्डिंग ऊपर है, बॉन्डिंग ऊपर नीचे होता है। देखो ऐसे लिखते हो ना आप बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड ऑर्डर को आप क्या लिखते हो,
1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग हाईली एनर्जी ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल है, और बॉन्डिंग वाला स्टेबलाइज होता है। इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को ना आप H2 से समझ लो। ये H और H है बच्चा, ये कौन सा बॉन्ड है H और H का, बताओ मुझे, नेचर क्या है इसकी, जल्दी जल्दी। कोवेलेंट। अभी आपको सिग्मा से बोलना है, हम सारी ऑर्गेनिक में ही कोवेलेंट पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, हेट्रो को छोड़ के, तो ये सिग्मा बोलोगे आप। तो ये सिग्मा है ना अगर, तो ये इसका कौन सा हुआ, सिग्मा स्टार हुआ। इतना समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ये सिग्मा स्टार। अब बेटा, अब क्या हुआ, अगर मैंने एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या था, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अब अगर मैं इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी, तो जो माइनस वाला फैक्टर है विच इज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ जाएगा। इतना समझ में पा रहे हो फार्मूले की हेल्प से? तो अगर एंटी बॉन्डिंग वाला माइनस वाला फैक्टर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो बॉन्ड ऑर्डर, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना है, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन में इसके एंटी बॉन्डिंग में डाल दूं, तो इसका आंसर 2 - 2 नहीं बन जाएगा, बताओ? यस मैम। तो 2 यस मैम। अच्छा, तो 2 - 2 बनने से क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब इनका बॉन्ड टूट गया, और बॉन्ड पहले कौन सा था, बॉन्ड पहले सिग्मा था, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों, सिग्मा स्टार में। तो सिग्मा स्टार में जाने से क्या टूट गया, सिग्मा। सीधी सी कहानी है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग उतना ही स्टेबलाइज कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग उतना ही डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रखते हो तो बॉन्डिंग तो अपने आप ही टूटेगा, क्योंकि एक्चुअली में तो हाइड्रोजन ने, ये मान लो स्पीशीज है, अब इसमें मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन डाला, तो जहां से इलेक्ट्रॉन डाला उसके साथ बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, तो यहां से हट जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग उसका अपोजिट होता है, ठीक है, अगर कोई प्लस की 4 वैल्यू है, हम उतना ही माइनस में डाल दें, -4 कर दे, तो आंसर 0 नहीं आ जाता, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर सिग्मा स्टार में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डालने का मीनिंग है कि उसका सिग्मा ब्रेक हो जाएगा, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो उसका पाई ब्रेक हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने के लिए या तो है सिग्मा स्टार CH का, या तो है सिग्मा स्टार CI का। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके पास है सिग्मा स्टार ऑफ CH, या इसके पास है सिग्मा स्टार ऑफ CI। ठीक है, 2 तरह के सिग्मा स्टार हैं। और मेरी बात मेरे सारे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये गलती कभी नहीं करना। सिग्मा स्टार में अगर आप इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हो, जिस वाले सिग्मा स्टार में, वो वाला बॉन्ड ब्रेक होके जा रहा है, वो वाला सिग्मा। मान लो आपने इलेक्ट्रॉन एंटर किया अमोनिया से CH के सिग्मा स्टार में, तो CH ब्रेक होगा। अगर CI के सिग्मा स्टार में किया तो क्या ब्रेक होगा, CI। अब क्वेश्चन ये है कि मैडम किस में एंटर करें हम इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार में या सिग्मा स्टार CH में? उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मेथड है कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर करवाने हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिस्कस करना है, तो हमें लो एनर्जी चेक करनी होती है। समझ में आता है क्या चेक करना होता है, लो एनर्जी। अगर हमें अगर बच्चों हमें डोनर एबिलिटी चेक करनी है तो क्या चेक करेंगे, हाई एनर्जी। कल वाला एक्शन याद है कि नहीं याद है? वी हैव टू डोनेट समथिंग, तो देने वाले का हाथ ऊपर। इफ वी हैव टू एक्सेप्ट समथिंग, तो लेने वाले का हाथ नीचे। अभी एक्सेप्टर की बात हो रही है, तो जिसकी कम एनर्जी होगी वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अभी मुझे ये डायग्राम थोड़ी रब करनी पड़ेगी, कर दूं ना? इज इट ओके इफ आई विल रब दिस रेड पोर्शन? यस मैम। आऊंगी जितनी देर में GOC पढ़ाऊंगी, ताकि आपके माइंड में ये बातें चलती रहें। अब देखो ध्यान से, ये वर्ड टेक्निकल वर्ड है, मैं बहुत बार यूज करूंगी जो आज सिखा रही हूँ। ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। अच्छा मुझे बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जल्दी जल्दी आंसर देना। कार्बन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसको थोड़ा सा डाउन बनाना। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको थोड़ा सा अप बनाना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम अभी तक होमो पढ़ते आए हैं, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पैरेलल बनाते थे, बट हियर द टू विल नॉट रिमेन पैरेलल। द रीजन बिहाइंड दैट इज द कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। इज इट ओके फॉर यू व्हाई आई हैव नॉट प्लेस्ड देम बोथ इक्वली? यस मैम।
When they will combine now, this is having one electron, this is having one electron. When they will combine now, there is a one bond sigma CH, and there is a one bond that is called as your sigma star CH. ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गए. अब हमारे पास है C और I. कार्बन और आयोडीन में से ये मैंने कार्बन बना दिया, ये मैंने बना दिया आयोडीन. अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, अब जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ ना, ध्यान से देख लो जरा डायग्राम को. पेपर में कोई डायग्राम नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा. तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने डायग्राम रखी है. तो जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप करवाया ना, अब देखो C और I का पुअर ओवरलैप है. कोई मुझे बता सकता है क्यों? कोई मुझे बता सकता है C और I में पुअर ओवरलैप क्यों होता है? ये है बेटा जी. हाँ बोलो बेटा, बोलो. मैम पी पाई बॉन्डिंग होती है. पाई कहाँ बना रहे हो आप? सिग्मा बॉन्ड है, पाई तो है ही नहीं इसमें. इसका रीजन ये है बेटा कि कार्बन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट. तो कार्बन के पैरेलल तो फ्लोरीन गया. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो ये कितना बड़ा है इन कंपैरिजन टू साइज. ये फ्लोरीन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ पे 2, 3, 4, 5 फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है ये. इजंट इट? तो इसका मतलब है कार्बन बहुत छोटा है, आयोडीन उसके कंपैरिजन में भैया ऐसा है. तो क्या ये अच्छा बॉन्ड बनेगा? इज इट अ गुड बॉन्ड? इज इट अ गुड ओवरलैप? नो. अगर आपको जो 12th क्लास का बच्चा है उसको बोला जाए कि यू हैव टू इंटरेक्ट, यू हैव टू डिस्कस द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद योर 11th और 12th क्लास स्टूडेंट, तो आप बड़े अच्छे से कर लोगे. आपको 2 घंटे भी बिठा दिया जाए, आप पढ़ सकते हो उस बच्चे के साथ बैठ के. ठीक है, बट अगर आपको बोला जाए कि यू आर अ 12th स्टूडेंट एंड आपको बैठना है किसी 3rd 4th क्लास के स्टूडेंट के साथ, तो कैसा होगा? थोड़ी देर तो आप उससे इंटरेक्ट कर पाओगे, उसके बाद तो आप अपना जो सब्जेक्ट है उसके साथ शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेवल में डिफरेंस है ना बेटा. ठीक है, उसको तो फायदा मिल जाएगा, हमारे बच्चों को तो कोई फायदा नहीं हुआ. ठीक है ना. तो कहने का मीनिंग है कि जब आपके पास ये साइज का अनइक्वालिटी आ गया ना, तो ओवरलैप बहुत पुअर हुआ. तो जब ओवरलैप बहुत पुअर होता है ना बेटा, तो ना तो बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन होता है, ना बहुत ज्यादा हाई इन एनर्जी होता है. तो ये जो इसका सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा स्टार थोड़ा सा देखो, अगर ड्रॉप डाउन ज्यादा नहीं हुआ तो हाई भी नहीं, रेज इन एनर्जी भी ज्यादा नहीं हुआ. तो ये जो एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये है ना, यहाँ पे आ जाएगा तो आपको याद रहेगा. याद रखो इस बात को बेटा, कि जो सिग्मा स्टार ऑफ CI है वो कम एनर्जी का होगा हमेशा सिग्मा स्टार ऑफ CH. ठीक है, इसके लिए हम एक वर्ड या एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, लो लाइंग सिग्मा स्टार. क्या यूज करते हैं बोलो तो? लो लाइंग सिग्मा स्टार का मतलब है लो एनर्जी, है ना. लो लाइंग मतलब लो एनर्जी सिग्मा स्टार. और आप मुझे बताओ कि अगर आपको इसको इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करवाना है तो एनर्जी क्या चाहिए इसकी? कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? मैम ग्रेट. अरे अरे बेटा, न्यूक्लियोफाइल नहीं एक्ट कराना. हमने स्पीशीज के डोनेट थोड़ा ना करना है. डोनेट करने वाले का हाथ ऊपर होता है ना. हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करवाना है? एक्सेप्ट करवाना है. तो एक्सेप्ट करवाने वाले की एनर्जी क्या चाहिए होती है बताओ? लो. मिस्टेक नहीं करनी है. जब तो न्यूक्लियोफाइल देखोगे, न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या देखोगे? हाई एनर्जी होमो. ठीक है, ये मैं बार बार लिखूंगी, भूलना नहीं है. और रेड कलर से कर लो इसको. जब इलेक्ट्रोफाइल देखोगे तो क्या देखोगे? लो एनर्जी ल्यूमो. तो हमारे पास 2 सिग्मा स्टार अवेलेबल थे डिफरेंट टाइप के, जिसको मैंने ऐसे लिखा 3CH थे. तो एक तो सिग्मा स्टार था CH का, एक सिग्मा स्टार था CI का. तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? सिग्मा स्टार ऑफ CI में, जिसे आप इन सिंपल लैंग्वेज ये बोलते हो कि CI बॉन्ड वीक है इसलिए वो टूटेगा. ऐसा बोलते हो ना अपनी लैंग्वेज में कि CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और CI बॉन्ड वीक है. वो CI बॉन्ड वीक है, उसके पीछे टेक्निकल कारण ये है क्योंकि C छोटा है, आयोडीन बड़ा है, ओवरलैप पुअर है, उसका सिग्मा स्टार कम एनर्जी का हो जाता है. और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, देखो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर रही हूँ, ध्यान से देखना. ब्लू कलर से देखा मैंने, ये इलेक्ट्रॉन मैंने डाला CI के सिग्मा स्टार में. तो CI के सिग्मा स्टार में डाला तो कौन ब्रेक हो गया? CI. तो हमारे पास कैसा बॉन्ड बनेगा? NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. किसको डोनेट किए? कार्बन को डोनेट किए. कार्बन के और आयोडीन के सिग्मा स्टार में. अब बाकी कौन से 3 बॉन्ड बचे? बाकी कौन से 3 बॉन्ड बचे बताओ? हाइड्रोजन वाले. हाँ, हाइड्रोजन वाले जो हमने ब्रेक नहीं किए. अब नाइट्रोजन के पास 3, ये 1, ये क्या बन गया? प्लस बन गया.
ठीक है। एंड एज अ सपोर्टिंग एक्टर चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मैं साथ में आई लिख देती हूँ। बाद में रिएक्शन जो भी होगा एक एच और एक आई निकल जाएगा और NH2 लग जाएगा साथ में, वो बाद की केमिस्ट्री की बात है। तो किस किस बच्चे को ये रिएक्शन समझ में आया? यहाँ से तुमने एक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात, थोड़ा थोड़ा हमें इसको रिकैप्चुलेट करना है साथ साथ, ताकि कॉन्सेप्ट बैठ जाए। मैंने बच्चों तुम्हें रिएक्शन दिया था अमोनिया और आइडोमीथेन। आइडोमीथेन में मैंने रिएक्शन करवा के सबसे पहले तो पूछा कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो तो आपका आंसर सही था कि मैम न्यूक्लियोफाइल है अमोनिया और इलेक्ट्रोफाइल फिर दूसरा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल अमोनिया इसलिए है क्योंकि इसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल चेक करते हुए हाई एनर्जी का होमो देखते हैं, तो NB से NB नेगेटिव ही बस हाई एनर्जी का होता है, वो यहाँ पे है नहीं। दैट्स इट। अब बचा ये, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल में वेयर वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन, वी कैन ईदर फिल द इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा स्टार ऑफ CH और वी कैन फिल द इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा स्टार ऑफ CI। और इलेक्ट्रोफाइल में किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? लो एनर्जी डिसाइड करेगा। लो लाइन सिग्मा स्टार किसका है? CI का है। CI का लो लाइन सिग्मा स्टार क्यों है? क्योंकि इसका पुअर ओवरलैप है। पुअर ओवरलैप होने के कारण सिग्मा स्टार की एनर्जी कम हो गई, हमें तो फायदा दे गई। जितना सिग्मा स्टार लोअर एनर्जी का होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा। और आज हमने रेड कलर से स्टार पॉइंट क्या सीखा? सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो भैया बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा स्टार में गया तो सिग्मा ब्रेक हो गया, पाई स्टार में गया तो पाई ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ऑफ CI में गया तो CI ब्रेक हो गया। नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड बन गए यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो बाद में जाके आप एक H और I निकाल सकते हो, वो बात की कहानी। अभी मुझे सिर्फ इसको ये समझाना था कि कैसे केमिकल रिएक्शन ये हो रही है। तो इज दैट क्लियर, या अभी इसमें कोई डाउट है? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी से बताओ। क्लियर है मैम क्लियर है। क्लियर है? नया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ये सभी को? यस मैम। बच्चा जी वेरी गुड। चलो सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब मैं क्लास के एंड में जब पोल करवाऊंगी ना, आई विल आस्क यू अबाउट द लो लाइंग सिग्मा स्टार और कैसे कैसे क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे मैम सभी। वन डाउट था। हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल। लास्ट स्लाइड देना 2 मिनट, लास्ट स्लाइड। अच्छा रुको फिर, मैंने वो उसे इरेज कर दिया। आप बोलो, मैं समझ जाऊंगी, पूछो क्या पूछ रहे हो। मैम आपने जैसे लिखा था CI बॉन्ड है जो लो एनर्जी का है, तो मैम वो टूटेगा कैसे? हाई एनर्जी चाहिए ना उसके लिए टूटने के लिए। आपकी मैं स्टेटमेंट करेक्ट करती हूँ। मैंने लिखा है सिग्मा स्टार CI लो लाइंग है, लो एनर्जी का है। आप पूछो क्या कह रहे हो। मैम यस मैं बेटा। पूछ रहा था उसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए टूटने के लिए, जब आपने कहा कि CI बॉन्ड जल्दी टूटेगा। एक्चुअली में क्या होता है, अगर किसी बॉन्ड में पुअर ओवरलैप होता है ना, आप सिग्मा बॉन्ड की बात करो, आप सिग्मा स्टार को ही छोड़ दो, चलो अभी C छोटा है, आयोडीन बड़ा है, तो अगर ये पुअर ओवरलैप होगा ना, अगर अच्छे से ये ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो ये वीक बॉन्ड होगा। तो बेटा इसको तोड़ने के लिए ज्यादा नहीं, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कम एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। और एक्चुअली में वो कम एनर्जी वो है जो उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन को डालती है, तब ये टूट जाता है। ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। आप ओके। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस। ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन चलते रहेंगे, साथ साथ में क्लियर करते चलना। अब अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको आता है ये कॉन्सेप्ट, बस आपको अप्लाई करना है आज। मैंने ये स्पीशीज लिखी है CH3 2 इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ बच्चों इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? CH3 के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी। ये गलत बात है भाई, कार्बन के 3 हाँ तो फिर जल्दी बोलो, यू हैव टू बी वेरी मच क्विक फास्ट इन दिस मोड। CH3 के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 3 कोवलेंट बॉन्ड भी है, तो टोटल हो गए 5 एंड वन स्पीशीज वी आर हैविंग द चलो मैं ऐसा करती हूँ, एक और क्वेश्चन पूछ देती हूँ। आप बताओ चार्ज क्या आएगा? अब मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस कार्बोकेटाइन, और एक रख दिया मैंने ये। जल्दी जल्दी से मुझे बता दो न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। मैम OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हाँ है। जी, अब आपसे आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप मुझे बोलोगे NB नेगेटिव है इसमें, ठीक है। जहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये NB नेगेटिव डोनर है, मैं अपने आप समझ जाऊंगी ये न्यूक्लियोफाइल है। और इसमें आप क्या बोलोगे मुझे? MTP और बाइटल इसमें है, और ये क्या एक्ट करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। इतना क्लियर है सभी को?
Yes. रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन तो सब बच्चे जानते हैं, कुछ भी नहीं करना है, मिला देना है दोनों को, बस ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज, ये क्या है? फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा, कभी किसी ने देखा है इसको? Grignard reagent. कल मैंने ये बताना था, फिर चलो टाइम की लिमिटेशन थी। बच्चा जी, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे आज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर है दैट इज अ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में क्या होगा? कार्बन होगा। मैं छोटा सा ले लेती हूँ एल्काइल ग्रुप। सबसे पहला मिथाइल ले लिया और साथ में मैग्नीशियम ले लिया और यहाँ पे एक्स ले लिया। तो बच्चों इतना तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मैग्नीशियम इन द पीरियोडिक टेबल। मैग्नीशियम है सेकंड पीरियड का एलिमेंट। इज दैट क्लियर? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। मैम थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड, पर मुझे तो ग्रुप ही चाहिए, मुझे अभी थर्ड उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है ना? ग्रुप से ही हमने वैलेंसी लेनी है। और जो कार्बन है ये ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। इतना तो क्लियर है हमें? Yes, ma'am. आपको नहीं लगता कि ये जो गैप है बहुत ज्यादा है ना? एक एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक एक्सट्रीम राइट है। तो बेटा जी, कार्बन और मैग्नीशियम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा जाए तो क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मैग्नीशियम है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है। ये तो उल्टा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। सबको पता है ग्रुप 2 में सब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, ठीक है ना? और जो आपका कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस कंपैरिजन में। और साइज में भी बहुत फर्क है। आपको पता है एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट में जाते हुए साइज बहुत डिक्रीज हो जाता है ना? ये तो हम बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सी, और इसको चीफ मिनिस्टर से लर्न कर लेना, ठीक है? चीफ मिनिस्टर, कार्बन और मेटल में जब भी बॉन्ड होगा आपके माइंड में आना चाहिए चीफ मिनिस्टर। मैंने अभी मेटल लिख दिया, अब मैं सीएम लिख रही हूँ, ठीक है? जब भी कार्बन और मेटल में बॉन्ड होगा तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, if those metals are from the group number 1 or the group number 2, then these metals are highly electropositive, and in comparison to the carbon, they will acquire the positive charge, and the carbon in that case will acquire the negative charge. ठीक है, पोलराइजेशन इसका इस तरह होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये तो मतलब यहाँ पे कार्बोकटायन कोई भी बच्चा गलती से नहीं बनाएगा, ठीक है? क्योंकि मेटल्स को हमेशा पॉजिटिव चार्ज है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्पेशली याद रखोगे कि मेटल जहां पे भी है वो पॉजिटिव होगी और कार्बन उसके कंपैरिजन में नेगेटिव होगा। बच्चा कार्बन नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दैट विल डिस्प्लेस टुवर्ड द कार्बन एटम, ठीक है? अब आ जाते हैं हम इसके साइज पे, ठीक है ना? साइज बच्चा जी मैग्नीशियम का बड़ा है और जो कार्बन है उसका छोटा है। तो ये जो सी और एम बॉन्ड है ना, ये जो चीफ मिनिस्टर वाला बॉन्ड है ना, ये भी सी और आई की तरह एक वीक बॉन्ड है। ये भी क्या है? ये एक वीक बॉन्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने मेरे पास ये डायग्राम कल पढ़ी है कि मैडम सिग्मा पाए नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिग्मा डोनर कैसे डोनर है, अच्छे डोनर है या पुअर डोनर है, बताओ? सिग्मा डोनर आर द गुड डोनर्स और द पुअर डोनर्स? Ma'am, poor donor. अरे बच्चा, वो तो बहुत नीचे है। सिग्मा तो मतलब मैं क्या बोलूं आपको, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तब सिग्मा से आप इलेक्ट्रॉन दिलवाओगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा तो हम ये पढ़ के चले हैं, मैडम ने हमें ये बात सिखाई है कि सिग्मा तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो बिल्कुल नीचे है, और बिल्कुल नीचे है तो इसका मतलब है कि उस कैटेगरी में नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव, नॉन बॉन्डिंग पाई, उनकी डोनरेबिलिटी ज्यादा है। सिग्मा तो बहुत हाई, यू कैन से हाई एनर्जी, कहीं से हमें मिले तो वो बॉन्ड टूटेगा। और यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्पीशीज है वो है सिग्मा डोनर। तो किसकी एग्जांपल है? सिग्मा डोनर। एंड व्हाट इज अ रीजन बिहाइंड दीज स्पीशीज टू एक्ट एज अ सिग्मा डोनर? बिकॉज इन द चीफ मिनिस्टर टाइप ऑफ अ बॉन्ड द कार्बन इज वेरी
स्मॉल इन साइज, द मैग्नीशियम इज कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज, और ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में होल्ड नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड हिट्रो मैनर से क्लीव होता है। एक तो होता है दो दो में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जैसे सी है, CH है, मतलब इसमें पोलराइजेशन हो जाता है, और इस पोलराइजेशन में ये दो के दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, वो तो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया आपको, किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास, क्योंकि ऐसी गलती कोई स्टूडेंट नहीं करेगा कि मेटल को नेगेटिव दिया है। तो इसका मतलब है यहां से जो आपको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, उसको हम लिखते हैं R दो डॉट और नेगेटिव, या CH3 दो डॉट्स और नेगेटिव। ठीक है, मतलब एल्काइल वाला जो आपके पास पार्ट था, that will take electrons, and the carbon ion that we have formed over here, that is acting as a nucleophile। ठीक है, और ये अच्छे खासे न्यूक्लियोफाइल, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हैं। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे ये वीक बॉन्ड है। अभी मैंने एक और सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड तोड़ा था। कौन सा सिग्मा बॉन्ड तोड़ा था? CI। उसका रीजन मैंने क्या बताया था, बताओ? CI बॉन्ड मैंने क्यों तोड़ा था? क्योंकि वो वीक होता है। हाँ, क्योंकि वो वीक होता है, क्योंकि उसमें पुअर ओवरलैप होता है ना, क्योंकि उसका जो सिग्मा स्टार होता है वो लो लाइंग होता है, उसके एंटी बॉन्डिंग में आराम से इलेक्ट्रॉन डल जाते हैं। द सेम कंडीशन इज विद हियर विद द मैग्नीशियम, कि सी और मैग्नीशियम का जो बॉन्ड है वो भी क्या है? वीक बॉन्ड है। तो इस केस में भी जब पोलराइजेशन आप लोग करोगे ना, तो ऐसे करोगे, इलेक्ट्रॉन मिथाइल को दोगे। यहाँ पे इतना क्लियर हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यस मैम। फिर से मैं दो तीन चीजें पूछ रही हूँ, याद रखोगे। C डबल बॉन्ड C कौन से डोनर है? जल्दी जल्दी, C डबल बॉन्ड C पाई डोनर। पाई डोनर। अमोनिया कैसा डोनर है? मैम NB हाँ, नेगेटिव OH डोनर। कैसा? एक दो बच्चों को पढ़ा रही हूँ क्या मैं, बाकी क्या कर रही हो भाई? आंसर दिया करो बेटा सब लोग। OH नेगेटिव कैसा डोनर है? क्विकली, OH नेगेटिव। NB नेगेटिव डोनर। फिर से मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, माइंड में चीजें बैठनी चाहिए। OH नेगेटिव कौन सा डोनर है? NB नेगेटिव डोनर। वेरी गुड वेरी गुड। C डबल बॉन्ड C कौन सा डोनर है? पाई डोनर ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा डोनर है? सिग्मा डोनर रिएजेंट कैसा डोनर है? सिग्मा डोनर है। अमोनिया कैसा डोनर है? NB डोनर NB बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मैं ये शिफ्ट कर रही हूँ स्लाइड, देखो जरा। ये मैंने लिया कार्बोनिल। किसी बच्चे को कोई ऐसी कंफ्यूजन तो नहीं है कि कार्बोनिल मैम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा या सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा? मैंने कल ही क्लियर कर दिया था कि कोई भी स्पीशीज कुछ भी एक्ट कर सकती है, वो डिपेंड करेगा कि साथ वाले पे। अब मैंने इसके साथ लगा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओ कौन सा पसंद है आपको? CH3 लगा दूं बेटा? यस मैम। यस जो मैम। मर्जी अब देखो, तो ठीक है जी, हम R से भी ले सकते थे, बिल्कुल सही, और CH3 भी ले सकते हैं। बेटा जी अब यहां से आप डिसाइड करो ये स्पीशीज क्या एक्ट करेगी, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या एक्ट करेगी ये स्पीशीज? ये स्पीशीज क्या एक्ट करेगी? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी बच्चा जी कौन सी? सिग्मा डोनर। डोनर भी बच्चा जी कौन सा? CH3 नेगेटिव जाएगा यहां से। तो अगर यहां से CH3 नेगेटिव जाएगा, अगर ये सिग्मा डोनर है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, तो बेटा ये स्पीशीज क्या एक्ट करेगी फिर? इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही। अब बेटा अगर ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एंटर करवाए जा सकते हैं? फिर से डायग्राम को थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे। मैडम आपने बताया था पाई स्टार है, मैडम आपने बताया था सिग्मा स्टार है, यहाँ पे NB है, यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे सिग्मा। यही कहानी थी कार्बोनिल की, कल मैंने बताया था। यस मैम। अब इसको इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करवाना है, तो ये पोर्शन तो देखो ही ना, ये पोर्शन देखो। एक पाई स्टार है, एक सिग्मा स्टार है। जल्दी जल्दी से बताओ बच्चों, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, पाई स्टार या सिग्मा स्टार? पाई स्टार। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग, एक्सीलेंट। पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब मुझे विदाउट द वेस्ट ऑफ इवन अ सिंगल मिनट आप मुझे बताओगे पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या टूटेगा? पाई स्टार। पाई बॉन्ड पाई स्टार नहीं बेटा, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? मैम पाई बॉन्ड। वेरी गुड। देखो अब जैसे मैं ये बना रही हूं ना, आपके हाथ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में ऐसे चलने चाहिए, मेरे से भी फास्ट। आपने यहां से ये हटाया,
आपने इसके पाई स्टार में डाला। मैंने इसको यहाँ से इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि वो 180 डिग्री पीछे उसकी लॉब होती है। आपको अपने माइंड में ये विजुअलाइज करना है कि ये 180 डिग्री पे है, तो बच्चा जैसे ही तुम इसको एंटर करवाओगे वैसे ही आप फटाफट पाई बॉन्ड ब्रेक कर दोगे। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. अब क्या होगा देखो, कार्बन के पास डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, अब सिंगल हो जाएगा। पहले यहाँ पे 4 डॉट्स थे, नाउ इट विल बी हैविंग अ हाउ मेनी डॉट्स? 6 डॉट्स। 6 from here and 1 from here. This is a -1. Okay. Now this is this and this is a methyl. कितने स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. बस बहुत टाइम नहीं लगाएंगे बच्चा, फटाफट आंसर देना। अब इसके बाद मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको क्या करना है जल्दी से। इसको स्टेप को क्या बोलते हैं? आपकी क्लास में बताया है कि मैंने नहीं बताया? इसको वर्कअप बोलते हैं, ये बताया था बच्चा? No, ma'am. अच्छा, No, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम। कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको प्रोडक्ट फॉर्म्ड मिलता है रिएक्शन में, तब वो प्रोडक्ट न्यूट्रल ही मिलेगा ऑब्वियसली, है ना। वो ऐसा आयन नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल ही इज आस्किंग अबाउट सम कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, उसे मैकेनिज्म का कुछ पूछना है, तो आपको आंसर ऐसे मिल सकते हैं, अदरवाइज तो आपको एक प्रेफर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। मान लो आप इस सिचुएशन पे पहुंच गए, ठीक है, और आपके पास कोई चार्ज आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो उसको बोलते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने को बोलते हैं वर्कअप करना है। वर्कअप करने के लिए अगर तो आपके पास यहाँ पे सिस्टम में कुछ पॉजिटिव अवेलेबल है तो आप उससे कर दो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मॉइस्चर या वाटर आप ले सकते हो। रिएक्शन कंडीशंस में भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट होता है या एक्वस लिखा होता है वहां पे। तो ये वाटर क्या करेगा, क्या आयन जनरेट करेगा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं। क्या जनरेट करेगा? H+ एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पे OH बन जाएगा। वैसे भी आपने ये रिएक्शन NCERT में पढ़ा होगा। यहाँ पे लिखा होता है कि उसके बाद हाइड्रेशन कर दो इसकी, ठीक है, मतलब इसको इसमें वाटर ऐड कर दो, या हाइड्रोलिसिस वर्ड लिखा होगा, ऐसा कुछ दिया होगा। तो इसको बोलते हैं वर्कअप करना, मतलब इसको न्यूट्रलाइज करना। तो ये बन गया एल्कोहल, ठीक है। तो दिस इज अ mechanism of reaction of your alcohols, phenols and ether. Whatever we will do in the GOC, that will cover almost 60 to 70% of your all the reaction part also. ठीक है, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक में आगे जाके 11th-12th वाले पोर्शन में जब हाइड्रोकार्बन और 12th में जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो यही चीजें अप्लाई करनी है। तो इस तरह से आपका बनता है अल्कोहल। इसके लिए मैं छोटा सा आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये क्लियर है सभी को? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट किया बच्चों, बताओ जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रोफाइल एक्ट किया कार्बोनिल, और ये आज का मेरे ख्याल से 3rd रिएक्शन है। या पिछले अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट वाले पॉइंट को आपने 3rd लिखा है कि ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, फिर मैं इसको 4th लिख देती हूँ। तो इज दैट क्लियर? यहाँ से किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है कि मैडम अल्कोहल हमें नहीं समझ आया, कैसे बना, बताओ जल्दी। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. गुड गुड गुड। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ इस रिएक्शन को। अगेन आई हैव टेकन द कार्बोनिल, अगेन आई हैव टेकन द कार्बोनिल, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ टेकिंग द your Grignard reagent, I have taken H, something like HCl। ठीक है, अब मुझे बताएंगे मेरे स्टूडेंट कि किस स्पीशीज को क्या लिखूं, न्यूक्लियोफाइल किसको लिखूं, इलेक्ट्रोफाइल क्या लिखूं, विदाउट डिले। इसको बताओ जल्दी। कार्बोनिल न्यूक्लियोफाइल। आपको कार्बोनिल को नहीं देखना है पहले, आपको पहले इसको देखना है। चलो जल्दी। इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, कैसे कैसे पता लगा वैशाली? मैम क्योंकि दूसरे वाले में लोन पेयर है और इसमें लोन पेयर नहीं है। हाँ, या आप ऐसे कर सकते हो कि मैडम ये H+ था और H+ के पास दूसरा पोर्शन है ही नहीं है, ये काउंटर आयन पार्ट होता है इसका। क्लोरीन इतना बड़ा है, आपको पता है, यहाँ जा नहीं सकता है ऐसे, ठीक है। वैसे भी डबल बॉन्ड वाले में एडिशन रिएक्शन होता है, ये कहाँ से इतने बड़े को संभालेगा। तो आपका जो H+ वाला पोर्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइम पे ये क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ये मैंने रिएक्शन इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट रिएक्शन क्यों करवाया है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जो कार्बोनिल था वो इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ से होगा। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना Cl से मत बॉन्ड बना देना, मैं सिर्फ H+ लिख देती हूँ, आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है। अभी बाद में Cl क्यों नहीं लिखा, क्या है, उसके लिए आपको अभी बहुत रिएक्शंस पढ़ने हैं, डोंट वरी। अब बताओ मुझे यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। पाई से। क्या कर रहे हो बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में कहाँ से जाएंगे, स्टार कहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल में? मैम पाई से।
लोन पेयर से। हाँ, क्यों गलती कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया तुम्हें? तुम ये डायग्राम बना लिया करो, NB पाई सिग्मा, ये जब भी कार्बोनिल दिखे बना लिया करो, फटाफट इसको होमो लिख दिया करो, अभी 1-2 दिन बना लिया करो, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी। पाई स्टार लिख दिया करो, सिग्मा स्टार लिख दिया। अब मुझे डायग्राम देख के बोलना जरा कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बताओ जल्दी जल्दी। मैम लोन पेयर। हाँ, लॉन पेयर, ठीक है। आपको सिर्फ होमो ल्यूमो को देखना है, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन जैसे देख रहा था ना मछली की आंख को, आपका ध्यान सिर्फ होमो ल्यूमो की तरफ जाना चाहिए बच्चों। इसको कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा मुझे पाई या सिग्मा नहीं बोलेगा, यहाँ पे ये पढ़ा है, अगर इसके भी ऊपर नेगेटिव पढ़ा होगा तो कोई बच्चा उसको भी नहीं देखेगा एनबी को, फिर वो नेगेटिव को देखेगा। तो आप बोलोगे कि मैम एनबी या लॉन पेयर, यहाँ पे बताओ कौन सा ऑर्बिटल है। ये आपकी नॉलेज चेक हो रही है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। H+ में इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होंगे? H+ तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, आयन है, कहाँ में इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पे बताओ? हाँ, एम्प्टी ऑर्बिटल, जो कि 1s है बच्चा। इसमें तो सिग्मा है ही नहीं ना। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन 1s1 होता है बच्चा जी। H+ हो गया तो 1s0 हो गया, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करवाओगे? 1s0 में, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? देखो देखो कैसे चल रहा है मेरा हाथ, ऐसे। और इलेक्ट्रॉन में हमेशा कहां से दिखा रही हूँ? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। इतना ज्ञान हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? यस मैम। अब करो इसको ज्वाइन। मैडम इसको तो ऐसे ही रखेंगे, बिल्कुल बेटा ऐसे रखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बना लिया है। जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर में थे वो यहाँ कंज्यूम हो गए हैं। हाइड्रोजन बेचारा अपने कोई इलेक्ट्रॉन लाया नहीं था। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं ऑक्सीजन का, 1 2 3 4 5। 5 है तो एक पॉजिटिव चार्ज भी आया। अब क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? Is the positive charge on the oxygen stable? No, because ma'am it is an electronegative species. So what it will do? It will simply make the shift of pi. तो पाई का शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, 2 डॉट्स फिर से वहां से H यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब जो आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया वहां पे आपको करवाना है वर्कअप। वर्कअप के लिए मैंने कोई वैसे ही न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, अदरवाइज जब आप रिएक्शन कंडीशन पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा कुछ R ऐसे आके, जो भी है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो आप आज अब तक हमने क्या सीखा? 5 एग्जांपल्स में अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप्चुलेट। फर्स्ट थिंग वी हैव डन इज 2 सिग्मा स्टार में कंपैरिजन हो तो कौन से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसमें नहीं जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्डिंग टूट जाएगा। Ci लो लाइन सिग्मा स्टार है। सेकेंड एग्जाम्पल में व्हाट वी हैव डन, सेकेंड एग्जाम्पल में वी हैव डन कि Nb नेगेटिव इज इन द केस ऑफ OH नेगेटिव एंड CH3+ के केस में MTP। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सीखा, जिसे हमने चीफ मिनिस्टर से लर्न किया कि C नेगेटिव जाएगा और ये एक सिग्मा डोनर न्यूक्लियोफाइल है जो सिग्मा डोनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद फोर्थ एग्जांपल में हमने कार्बोनिल को बच्चों क्या माना था? कार्बोनिल को इलेक्ट्रोफाइल माना था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना। और ये क्या है उसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे देखा हमने कार्बोनिल क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियोफाइल, और H+ क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल टाइप ऑफ थिंग्स। इज दैट क्लियर? इफ दिस कॉन्सेप्ट, ये मतलब एक छोटा सा टॉपिक के अंदर वाला जो टॉपिक है ये यहाँ तक ओवर है। डायग्राम फुली आपकी कंप्लीट है, डन है। तो इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। पॉजिटिविटी और आपकी एनर्जी है जो क्लास को तेज करवाएगी, अदरवाइज फिर मुझे धीमे चलना पड़ेगा, मुझे लगेगा मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है। अब मैं आपको ना एक आपकी प्रैक्टिस के लिए एक ये दे रही हूँ मॉलिक्यूल। देखो इसमें ऐसा कुछ है, सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है। बेटा जी ये Br लिखा है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगी पहले आपको क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो मैंने एरो के ऊपर लिख दिया न्यूक्लियोफाइल, मान लो अभी मैं आपकी एग्जामिनर हूं, है ना, तो मैंने एरो के ऊपर न्यूक्लियोफाइल लिख के दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, मतलब यहां से ढूंढना है कि ये कहाँ पे अटैक करेगा। जो वो तो मुझे पता है, आप 1 मिनट में कर लोगे, आपको पता है। मुझे ये भी आपको मुझे ये आंसर करना है कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोफाइल साइट्स अवेलेबल थी। ये तो न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयर है। अब यहाँ पे कौन कौन सी साइट अवेलेबल थी
और जहां पे आपने इसका अटैक करवाया है वहां पे क्यों करवाया, बाकी वाली साइड्स पे क्यों नहीं करवाया। और मैं आपको देती हूँ 1 मिनट, आप ये मॉलिक्यूल अपनी कॉपी में लिखो, मॉलिक्यूलर आयन, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो जहां पे जोड़ना है, और फिर सोचो कि यहाँ पे मैंने इसलिए जोड़ा, बाकी 2 पोजीशन ऐसी थी, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है, आपको दिखाई दे रहा है, आप जोड़ दोगे। पेपर में इलेक्ट्रोफाइल में और न्यूक्लियोफाइल में काफी सारी साइट्स होती है मैकेनिज्म में, जिसमें हमें सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल से डिसाइड करना पड़ता है, एंड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार और एम्प्टी ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल से डिसाइड करना पड़ता है। तो आपको 1 मिनट दिया है बेटा, आप इसको नोट करो, फटाफट मुझे आंसर दो जल्दी। हाँ जी, डन बेटा। यस मैम। Okay. Okay, anybody who want to give the answer can give, then I will, you can say, take all the options. कहाँ पे अटैच करूँ न्यूक्लियोफाइल को, स्पीड से बताओ मुझे। मैम पॉजिटिव हाँ, उसके बिल्कुल साथ। सभी बच्चों ने, आई बिलीव इन ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स कि मेरे सभी स्टूडेंट ने इसको यहाँ पे अटैच किया है, क्योंकि उनको इतनी समझ में आ रहा है कि हमेशा नेगेटिव है तो वो प्लस के पास जाएगा। चलो जी, यहाँ पे कर दिया, मैंने भी कर दिया बच्चों। अब मुझे आप बताओ कि क्या क्या साइट्स अवेलेबल थी। यहाँ पे पॉजिटिव था, इसको ब्लू कलर ले लेते हैं ना। चलो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये कौन सी साइट है, क्या बोलोगे इसको। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कौन सी साइट है। अच्छा आप ये देखो, आप इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हो, 1 मिनट, इलेक्ट्रोफाइल देख रहे हो तो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट देख रहे हो। एंटी बॉन्डिंग में क्या क्या होता है, फटाफट से बताओ। एंटी बॉन्डिंग में सबसे नीचे क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल। एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी लिख दूं, यस है मैम। ना। अच्छा, कार्बन में पी होगा। उसके बाद क्या लिखूं बच्चों, पाई स्टार। बाश। उसके बाद सिग्मा स्टार। एक्सीलेंट। अच्छा, अब इन तीनों में से मुझे देख के बताओ ये क्या है। मैम एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग तो है, एमटीपी है, पाई स्टार है या सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा स्टार। एम्प्टी। नहीं है। सिग्मा स्टार होता तो सिग्मा टूटता। जिस बच्चे ने सिग्मा स्टार बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती होएगी अभी। मैं ये कह रही हूँ, अगर सिग्मा स्टार होता तो सिग्मा टूटता, सिग्मा तो कहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से कैसे पता लगेगा, रुको रुको मैं बताती हूँ। ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये रहे 3 और एक ये रहा, ठीक है, 2s में, और ये 2p में। अब मैंने कार्बन को प्लस कर दिया, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो, यहाँ से हटा रहे हो ना, तो ये क्या आ गया बताओ, ये क्या आ गया बताओ। मैम एमटीपी। बाकी तीनों के साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो CH3 प्लस मतलब एमटीपी, तो इसको सिग्मा स्टार मत बोलना। अच्छा ये वाला बताओ, CBr। अब मैंने आपको बताया था कि C छोटा है, I बड़ा है, तो इसका सिग्मा स्टार हो गया CI। उसके बाद क्या आता है, CBr आता है, फिर क्या आता है, CCl आता है, फिर क्या आता है, CF होता है। C और F बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्यों मैडम, क्यों स्ट्रॉन्ग है, 2p2p। C और Cl थोड़ा सा वीक है, 2p3p। C और Br उससे भी वीक है, 2p4p। और C और I की तो बात ही ना करो, 2p और 5p। तो इसका मतलब है जिस तरह से C और I वीक बॉन्ड था, उस तरह से C और Br भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, या आप कह लो कि CF और CCl जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसलिए ये वाला कौन सा होगा, ये सिग्मा स्टार CBr है। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होती। अगर मैं आज आपको यहाँ पे CI लिख के दे देती ना, झट से आप पहचान जाते कि मैडम ये वीक बॉन्ड है, हम इसको तोड़ेंगे, इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन क्या थी, सिग्मा स्टार CBr। आपने क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि आप इतने स्मार्ट थे कि मैडम ने CI नहीं लिखा, I लिखा होता तो इसका मतलब है वो बहुत वीक होता, और उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाता, सिग्मा ब्रेक हो जाता। अगर ये पाई है तो यहाँ पे कौन सा होगा, पाई स्टार होगा। तो देखो ये 3 ऑप्शन थी, पर इन 3 ऑप्शन में एनर्जी ऑर्डर क्या था, सबसे कम एनर्जी किसकी है बताओ जल्दी, एमटीपी की। यस मैम। उससे ज्यादा एनर्जी किसकी थी, पाई स्टार की। और ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार की। और हमेशा हमें इलेक्ट्रोफाइल देखते हुए क्या देखना है, लो एनर्जी, इसलिए यहाँ पे अटैक कराया। अब बेसिक से नहीं हमने सीखा होता, हमने स्कूल में या कहीं भी सीखा, ऐसे बस याद कर लिया कि माइनस प्लस की तरफ जाता है। माइनस प्लस की तरफ क्यों जाता है, क्या है उसमें रीजन। पहली बात, वो सबसे लो एनर्जी का ऑर्बिटल होता है जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन एंटर करवा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आपके पास ये 3 ऑप्शन हो, यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा था कि प्लस है, तो आपने कर दिया।
कई ऐसी जगह होगी वहां पे प्लस वाला नहीं दिया होगा, CI दिया होगा और पाई स्टार दिया होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पाई में जाएगा या पहले सिग्मा में जाएगा, तो उसके लिए आपको ये ऑर्डर काम में आएगा। तो क्या ये एग्जांपल सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? बहुत बेसिक एग्जांपल मैंने ली थी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या ऑप्शन हो सकती थी। हाँ जी, यस और नो? तो जो स्टूडेंट कॉपी पे नोट कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल के बाद एक लाइन लगा दो। एक लाइन का मतलब है ये वाला टॉपिक ओवर है। नेक्स्ट मैं आपका ले रही हूँ, कॉन्सेप्ट यही चलेगा बट उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जो मैंने क्वेश्चन आपको देना है वो ऐसे है, इसको मैं, अच्छा ये हेडिंग दे रही हूं, आप वो लाइन लगा के ये हेडिंग लिख लेना, डोनर एबिलिटी एंड द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इससे जेई में भी और नीट में भी मोरओवर काफी क्वेश्चन लगते हैं, नहीं तो मैकेनिज्म में तो भैया काम आना ही आना है। अच्छा, पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। अगर मैं बात करूं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, तो एसपी हाइब्रिडाइज, इसको ऐसे कॉलम वाइज बना लेते हैं ना। अगर मैं इसमें बात करूं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें एस करेक्टर कितना है? मैम 50-50। मैम 50%। हाँ जी, जिन बच्चों को 50% आता है कैलकुलेट करना, बहुत है, बढ़िया बात है। जिसको नहीं आता वो ऐसे देखो, एस एक है ना इसमें, और डिवाइडेड बाय कितने हैं, ये टोटल 2 हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 लोगे तो ये 50%। आज मैंने निकाल दिया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम से झट से बोलना है। SP2 1S है, टोटल 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 33 मैं 33 ले रही हूँ, मैं पॉइंट वाला छोड़ रही हूँ, ठीक है, मैं 0.3 नहीं ले रही हूँ। SP3 बच्चा, SP3 वाले केस में 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 25%। हो गया 25%। ठीक है जी, 75 P आ गया इसमें, बाकी जो बचा वो P होगा, है ना। तो आप ऐसे ही करोगे, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं इसको डैश 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 लगा के यहाँ पे P लिख रही हूँ। P में एस करेक्टर कितना है भाई? बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है, 0 है मैडम, हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एस में एस करेक्टर कितना है मैडम? हमें नहीं पता, कुछ नहीं जी, 100% है, 100% है। इतना सबको ज्ञान हो रहा है, इतना क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब बच्चा यहाँ पे बात हो रही है बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल आप हाइब्रिडाइजेशन में बता दो, बाकी तो छोड़ दो। चलो, SP में बॉन्ड एंगल कितना आया था? ये तो हाइब्रिडाइजेशन में आता था तुम्हें, कितना था बॉन्ड एंगल बताओ जल्दी से। अरे हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल बताने में इतना टाइम लगता है क्या? SP2 में बॉन्ड एंगल बताओ जल्दी से। This is not good. This is not good. The chapter that we had already done, that should be on your test. Less than 120. 120 डिग्री। लेस देन क्यों बोल रहे हो बच्चा? मैथ परफेक्ट ज्योमेट्री की बात करो आप। 120 डिग्री, ठीक है। SP3 में बताओ फटाफट से। 90 डिग्री। नेक्स्ट क्लास में मेरा कोई भी स्टूडेंट इस पे अटकेगा नहीं, इस शीट पे। अब एस में एस बॉन्ड एंगल कितना है तो वो तो हम बता ही नहीं सकते, 360 ही है, टोटल ही है भाई, एस तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। और पी में भी बॉन्ड एंगल कितना है? क्या पी एक्चुअली में एक दूसरे में देखे तो उनमें 90 एंगल है, तो इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये देखना है, एस करेक्टर जब 50% था तो बॉन्ड एंगल 120 था। एस करेक्टर जब 33 हो गया तो बॉन्ड एंगल 120 हो गया। एस करेक्टर जब 25 हो गया तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? 109। क्या मेरे सभी स्टूडेंट इस बात को जज कर पा रहे हैं कि जो परसेंटेज एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है? बच्चे देख पा रहे हैं ना? यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, मैंने आपके सामने आपसे पूछ के लिखा, आपको ये आती थी बात। अब बच्चा जी, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। अब कौन मुझे बताएगा कि एस करेक्टर का क्या मीनिंग होता है? परसेंटेज एस करेक्टर देखो, एस ऑर्बिटल होते हैं मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, इस पेनिट्रेशन पावर का क्या मतलब? हाँ जी बोलिए। रिएक्टिविटी की सेंस में नहीं, मैं थोड़ा अट्रैक्शन के सेंस में बताती हूँ, फिर आप बताना नहीं समझ में आ रहा। सही बोल रहे हो आप भी एक कॉन्सेप्ट से। मैं ये कह रही हूँ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन
close to the nucleus is more in the case of s orbital than the p than the d than the f. is it okay ना? इतना तो समझ में आ रहा है? मतलब s ऑर्बिटल में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होगा, इसको बोलते हैं दे आर हैविंग द मोर पेनिट्रेशन पावर. तो बच्चा जी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस का मतलब मोर अट्रैक्शन है ना, तो मोर अट्रैक्शन का मतलब लो एनर्जी. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. या मोर अट्रैक्शन का मतलब है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगी, फिर सही है नहीं? यस मैम. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मोर अट्रैक्शन, भाई एक ही तो बात है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ना. ठीक है. अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन पेयर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज्यादा लगी है, एस करेक्टर ज्यादा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरी स्पीशीज को डोनेट हो पाएगा? नो मैम. तो इसका मतलब है इस इतनी बड़ी कहानी से हमें इतना समझ में आया कि अगर हमें कहीं बॉन्ड एंगल ज्यादा दिख जाए, बॉन्ड एंगल मैडम कहाँ से देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से देखेंगे. मॉलिक्यूल थोड़ा ना बोल के कहेगा भाई मेरे में 120 बॉन्ड एंगल है, कोई नहीं बोलता भाई, कोई रहम नहीं करेगा, खुद चेक करना पड़ेगा, सब कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने पड़ेंगे. मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन से चेक किया बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल से आइडिया आया एस करेक्टर, एस करेक्टर से आइडिया आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो भैया जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्यादा है तो डोनर एबिलिटी हमेशा कम होगी. डोनर एबिलिटी को ही हम एक्चुअली में क्या लिख रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिसिटी. मैडम जी वो गुड न्यूक्लियोफाइल होगा या बैड न्यूक्लियोफाइल होगा? वो बुरा न्यूक्लियोफाइल होगा, बैड न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी. इतनी कहानी समझ में आ रही है? यस मैम. मैडम हमें इसकी एनर्जी लिखनी है, तो भैया तुम बहुत स्मार्ट हो, एनर्जी तुम आराम अभी कोई बच्चा बोल रहा था, मैंने कहा था इस कंसेप्ट पे मैं आ रही हूँ, जिस भी बच्चे का नाम जो था अभी देखना बेटा, तुमने बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एनर्जी का रिलेशनशिप पूछा था, आप तुम खुद लिख सकते हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मोर अट्रैक्शन है, तो अगर अट्रैक्शन मोर होगी तो एनर्जी क्या होगी उसकी? हाँ देखा, खुद आंसर दे रहे हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लिखना है तो लिख लो. एनर्जी भी उसकी क्या होगी? कम. एनर्जी कम है तभी तो डोनर एबिलिटी कम है उसकी, क्योंकि अगर डोनर एबिलिटी ज्यादा चाहिए तो होमो की एनर्जी तो बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है ना. तो ये बात आपको यहाँ मैं ब्लैक कलर से लिख देती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा. दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑल्सो. तो यानी कि अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी होमो की, तो हमें कोई फायदा ही नहीं उसका. हमें तो उसको होमो को अपलिफ्ट करना है ताकि उसकी डोनर एबिलिटी बढ़ जाए. ठीक है. तो ये कंसेप्ट जितने भी स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स और गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव अहेड. आ रहा है? चलो फिर इसका एक क्वेश्चन लिखो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो अब ऐसा है, अच्छा एक और काम कर लेते हैं. ये था हमारा बेरी सेंटर. सबसे कम डोनर एबिलिटी किस हाइब्रिडाइजेशन में होगी बताओ? सिग्मा. हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहे हो? सॉरी ओके कोई बात नहीं. एसपी की नहीं होगी बच्चों? 50% एस करेक्टर. उसके बाद बेटा sp2 शाबाश sp3. यानी कि मान लो हमारे बच्चों ने एक ही डायग्राम में सभी को क्लब करना है, तो उनको ये वाली डायग्राम से भी याद हो जाएगा कि जो होमो इन तीनों में से कौन सा बढ़िया होमो होगा? इन तीनों में से बढ़िया होमो होगा sp3, क्योंकि उसके पास लेस एस करेक्टर है, लेस एस करेक्टर है तो डोनर एबिलिटी ज्यादा है. ठीक है. अब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में होते हैं तो पेपर में आपको क्वेश्चन, अच्छा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ना सबसे कम टाइम लेता है अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है सॉल्व होने में. पता है ना आपको ये बातें? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी भाई, कोई पापड़ नहीं बेलने हैं, कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो भाई सारी ऑप्शन ऐसे ही लगेंगी कि सब हो सकती है इसमें. मेरे क्वेश्चन से आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैंने क्या किया है. मैंने मीथेन से हाइड्रोजन प्लस हटा दिया, इथेन से हाइड्रोजन प्लस हटा दिया, इथाइन से H प्लस हटा दिया, हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन आपकी कार्बन को दे दिए, उसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया. अब तुम मुझे बताओगे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर. न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कौन सा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, या क्या बोलेंगे हम इसको? मैडम हम इसे बोलेंगे डोनर एबिलिटी. बिल्कुल बोलिए फटाफट से, जल्दी जल्दी. पोल जनरेट कर ले क्या? चलो रुको पोल जनरेट करते हैं, आ जाएगा तुम्हें ये
क्वेश्चन, रुको। आ जाओ भाई पोल, चलिए। मैं पहले क्वेश्चन देख नहीं दो अभी। हाँ हाँ, मैंने अभी ऑप्शन भी नहीं लिखा है, रुको रुको रुको। 1 2 3 हो गया ये। रुको रुको भैया रुको। वेरी गुड गोइंग। Some students don't even need the another option to give the answer, huh? Good going. 1 2 3 3 2 1। अब करो आंसर बेटा। हाँ जी, डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा? और मुझे सारे स्टूडेंट्स के आंसर चाहिए, मुझे 4 5 अभी 5 6 स्टूडेंट्स के आंसर है सिर्फ। आई विल शेयर द रिजल्ट विद यू ऑल। अब आपको आंसर करना है कौन अच्छा डोनर। आपके सामने डायग्राम भी बनी हुई है, बताओ। आज तो आपको कॉन्सेप्ट भी सामने है, उसकी चीटिंग करने के लिए फॉर्मूला भी सामने लिखा हुआ है, बस आपको उसको समझना आना चाहिए। जल्दी से करेंगे, फिर इसके और क्वेश्चन देखेंगे। Only the 20 students have given the answer. Everybody has to participate in the discussion. मैम पोल नहीं आ रहा है। बच्चा, काफी बच्चे तो कर रहे हैं। आप ऐसा करो, जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है ना, अपनी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर भेज दो बेटा। Some of students are facing this problem. If they can share their answer in the chat box, and I want everybody to participate in the discussion. It is still 32 students who have given the answer. Very good, very good. Why the 20 students are left, beta? आपका -1 थोड़ा ना हो रहा है यहाँ पे. You have to give the answer. Okay. So see the result. Can you see your result on the screen? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, तो मैं ma'am. stop कर रही हूँ बेटा. Yes, ma'am. अच्छा जी ठीक है, थैंक यू. वैशाली का आंसर, वैशाली एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चा. दिस आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड. श्रुति सही है. बच्चा इधर देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सबसे पहले तो स्टेप वाइज चलना चाहिए था. वैसे स्टेप वाइज ये था कि मैडम सारे ही नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव है, सारे ही नॉन बॉन्डिंग नेगेटिव है. कार्बन कैसे चेक करेंगे? तो हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा दिया. sp3 है, sp2 है और sp है. तो आपको तो अभी बताया मैंने, sp3 का डोनर एबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, sp का सबसे कम होगा. तो फर्स्ट ही तो ऑप्शन थी. Why you are giving the B, C and D? मैं डांट नहीं रही हूँ आपको, बट जिन बच्चों ने B, C और D दिया है, क्या सोच के आंसर दिया है भैया आप लोगों ने? आपके यहाँ पे ये होमो जब मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब है आपको अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेशन किया जा रहा है. HOMO होमो हाई एनर्जी वाले से. तो हाई एनर्जी वाला sp3 है. या तो आपको ये नहीं समझ आ रहा, या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये sp3 है. ठीक है बेटा, ये ऐसा तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको. उसको वो मिक्स करेगा, डोनर एटम इसमें से बदलेगा. ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से करने हैं क्वेश्चन. तो इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको 5 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. ठीक है, ये मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया. सिमिलर आई हैव डन फॉर द साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया. सेम आई हैव डन फॉर द साइक्लोपेंटेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर दिया डबल बॉन्ड O, और लास्ट वाले में साइक्लोहेक्सेन बना दिया और ऐसे कार्बोनिल इंट्रोड्यूस कर दिया, कीटोन कन्वर्ट कर दिया सबको. अब मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इन सभी में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ. पोल जनरेट करते हैं, आंसर तो वैसे मुझे समझाना ही पड़ेगा आपको. ये लगाओ, लॉजिक लगा सकते हो. न्यूक्लियोफिलिसिटी और द डोनर एबिलिटी ऑर्डर.
डोनर एबिलिटी ऑर्डर। चलो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा देती हूँ, फिर नेक्स्ट का देना आप आंसर। देखो बेटा, अब पहले तो चेक करो कि ये डोनर है, न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ से हैं। नॉन बॉन्डिंग इसमें भी है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन इसमें भी है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन इसमें भी है, और नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन इसमें भी है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ना पाई से जाएंगे, ना सिग्मा से जाएंगे, ना ये सिग्मा से जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग से जाएंगे। इतना कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? इतनी कहानी किस किस को समझ में आ रही, बताओ जरा मुझे। यस मैम। हाँ, मैडम तक समझ में यस मैम। कहाँ पे अटकता है? अब क्वेश्चन यहाँ पे अटकता है कि मैडम इनमें से कौन सा होगा, कैसे चेक करेंगे? बेटा इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि बॉन्ड एंगल का है ना? हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस यहाँ पे नहीं चलेगा बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन तो सभी में sp2 है, और रिंग में भी सब कुछ सेम ही है, कुछ पाई नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ ना हाइब्रिडाइजेशन चल रही है, ना चल रहा है नॉन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पे भी बॉन्ड एंगल डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि वो रिंग का हिसाब देख लो। अगर एक टेंटेटिव से एस्टिमेशन लगाया जाए तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बताओ मुझे? ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल सबसे कम एंगल है 60, ये बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस कहां से कहां? ए से बी, बी से सी, और सी से डी। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस ए बी सी डी, पर तब भी आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्यों? बॉन्ड एंगल आपका रिंग वाला इंक्रीज हो रहा है इनसाइड, पर जो आपका डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो पेरिफेरी से हो रहा है। पेरिफेरी को कहो तो आउटर सरफेस, है ना। मतलब आपका कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे है? कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड से ऊपर है, यानी कि डबल बॉन्ड हो गया तो sp2 हो गया, sp2 हो गया तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि वो बाहर से, एक्सटीरियर जिसको बोलते हो, बाहर वाले पोर्शन से लॉन पेयर जा रहा है। रिंग से तो लॉन पेयर नहीं जा रहा ना। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या रिंग से लॉन पेयर जा रहा है? नो मैम। रिंग वाले कार्बन से कोई पेयर जा रहा है? नो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है? और हम काहे का एंगल देख रहे हैं? हम सिर्फ रिंग का एंगल देख रहे हैं ना। हम इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन कर रहे हैं रिंग के आउटसाइड वाले पोर्शन पे, जो रिंग के कार्बन से जो बाहर ऑक्सीजन है उसके ऊपर जो लॉन पेयर है। तो इसका मतलब है, अगर एक टेंटेटिव से एस्टिमेशन लगाएं, देखना जरा ध्यान से, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, ये अगर 60 डिग्री है तो इतना तो मैथ सब बच्चे जानते हैं, मैथ वाले स्टूडेंटों की, ये टोटल तो 360 होगा। अरे यस और नो भाई? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, Yes, ma'am. गुड गुड, थैंक यू। बच्चा अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो बाहर वाला एंगल कितना बचा बताओ मुझे? 300 डिग्री है ना। तो मान लो कि ये आपका 90 है, तो इसका मतलब है बाहर वाला फिर 270 हो गया। तो ऐसे ऐसे करते इंटीरियर एंगल अगर बढ़ता जा रहा है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? कम डिक्रीज। यस, एक्सटीरियर एंगल होगा डिक्रीज, और यहाँ पे हमारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो या डोनरेबिलिटी देख लो, कुछ भी देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो एंगल पे डिपेंड करती है ना। जितना ज्यादा एंगल, बॉन्ड एंगल, अच्छा ये भी नहीं समझ में आता मैडम, एस करेक्टर लिख लो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बढ़ता है तो परसेंटेज एस भी क्या होगा? बढ़ता है। जल्दी से बढ़ेगा, ठीक है ना। मतलब अगर एक्सटीरियर एंगल सबसे ज्यादा है तो वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर भी ज्यादा है। एस करेक्टर ज्यादा है तो डोनरेबिलिटी क्या होगी बताओ? कम बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 मार्क्स, ए बी सी एंड डी, तो करेक्ट आंसर था ये। ठीक है, यानी कि अगर आप फर्स्ट वाले से लगा देते ना, ये कौन सा एंगल था? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर से आप क्वेश्चन लगा देते तो आपका गलत हो जाता आंसर। तो पहला हमने क्या सीखा, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हमने ये सीखा मैडम कि सबसे पहले हम चेक करेंगे अपनी डायग्राम से कि कौन सा अच्छा डोनर है, एनबी नेगेटिव, एनबी, पाई या सिग्मा। कौन सा अच्छा एक्सेप्टर है? एम्प्टी ऑर्बिटल, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अगर हमारे पास दोनों के दोनों एनबी नेगेटिव हैं या दोनों के दोनों एनबी हैं, फिर हम डोनरेबिलिटी किससे चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल आएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो डोनरेबिलिटी कम। मैडम हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तब आपको कोई रिंग का बॉन्ड एंगल दे सकता है जिससे चेक करवा सकता है।
समझ में आ रही है कहानी? कैसे कैसे चेक कर रहे हो? Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। अब मैं दे रही हूँ आपको पोल का क्वेश्चन, क्योंकि अब आपको ये कहानी इंटीरियर एक्सटीरियर वाली समझ में आ गई। ध्यान से Okay, देखो। ma'am. चलो, क्वेश्चन वैसे ऑलमोस्ट सेम ही है, बट फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। ये है अब, लॉन पेयर कहीं भी हो, वो पेरिफ्री में ही होगा, सर पे ही है उसके। ये ABC लगा देते हैं इसको, और इसमें चेक कर लेते हैं डोनर एबिलिटी का ऑर्डर। और डोनर एबिलिटी के ऑर्डर की 1 2 3 ऑप्शन दे देते हैं, ABC, BCA, CBA, ABC। चलो बच्चा, ये हम कर देते हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। बताना बेटा, आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? बोल। यस मैम। अच्छा ठीक है, गुड राजवीर। राजवीर अब आंसर, चलो लेट द अदर्स आल्सो गिव द आंसर। जल्दी नहीं करना किसी भी आंसर में, ठीक है? Yes, ma'am. अभी ये स्टूडेंट ने, जिसने मुझे अभी आंसर भेजा है, उसने फटाफट से जो आंसर दिया है वो ठीक है या गलत, अब हम डिसाइड करते हैं। पहले पोल एक बार कर लें। 2 बच्चों ने आंसर दिया है, इट्स गुड, यू हैव टू रिप्लाई। अगर नहीं बोल से हो पा रहा है तो चैट बॉक्स में कर लो, पर क्वेश्चन को सोच लो कि जो मैंने लिखा है जल्दी जल्दी में, उसमें कोई मैं कॉन्सेप्ट तो नहीं छोड़ रहा हूँ। अरे भाई, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, ओनली द 20 to 25 स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर। तभी फायदा है। अगर आप आंसर नहीं देने से अभी डर रहे हो, तो फिर तो फाइनल पेपर में तो आप बोलोगे हम करेंगे ही नहीं इसके बबल को डार्क, हमें नहीं पता है यस और नो। ट्राई तो करना पड़ेगा भाई। और आई एम हाईली सरप्राइज कि अभी 1 मिनट पहले क्वेश्चन किया है, फिर भी अगर आप गलत आंसर दो तो। चलो, बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं जल्दी करो। यू हैव टेकन द टू मच टाइम। लो देखो व्हाट यू हैव डन। ए या सी लग रहा है, हाँ 2 नहीं लग रहा है इन बच्चों को। चलो देखते हैं। मैंने अभी आपको ये बात बोली है कि लॉन पेयर पेरिफ्री पे होता है, बाहर है। तो अगर बात करें इंटीरियर एंगल की, तो इंटीरियर एंगल के केस में ए का सबसे कम है, बी का उससे ज्यादा है, सी का उससे ज्यादा है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें, रिंग के अंदर तो है ही नहीं है ना लोन पेयर बेटा, तो ए का सबसे ज्यादा है, फिर बी है, फिर सी है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल ज्यादा है तो परसेंटेज एस करेक्टर भी ए का ज्यादा है, बी है, फिर सी है। और अगर डोनर एबिलिटी की बात करें तो क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए, फिर बी होनी चाहिए, फिर सी होनी चाहिए। हाउ यू हैव मार्क द आंसर भाई? nobody has raised a hand. Anybody has raised a hand or not? Have they asked for कि ma'am we have not got this option? Yes or no? है मैम। है तो है। Yeah. कितने स्टूडेंट्स थे ऐसे? जरा हैंड रेज करो तो। हाउ मेनी ऑफ यू? द थिंग इज, अगर ऐसा हो तो अटेम्प्ट किए हुए सब बच्चों को मार्क्स मिल जाता है। तो दिस टाइम यू ऑल हैव गॉट द मार्क्स। 3 participants. Okay, Prakhul, Ananya was there and Suhani was there. Okay, good going. ठीक है भाई, very good. तो for this time this mark for everybody, हाँ 4 मार्क्स तो सभी ने ले लिए हैं। बिल्कुल। ए, बी और सी में अगर जिन बच्चों ने ये देख के फर्स्ट ऑप्शन लगाया है वो गलत था बच्चा, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर के केस में क्या होना चाहिए था? ए का सबसे ज्यादा है, बी और सी, एस करेक्टर तो आना चाहिए ए बी सी। सी की सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी, फिर बी की डोनर एबिलिटी, फिर ए की। तो इन दोनों में से तो कोई आंसर बनता ही नहीं था, है ना? ये कैसे लगा दिया आप लोगों ने? मेरे ख्याल से पोल में बी सी ए वाला ऑप्शन ये था आंसर। सी बी ए है, वही ऑप्शन है।
Yes, ma'am. सी था, ठीक है, मुझे लगा शायद मैंने स्किप कर दिया। चलो जी, No. तो आप प्रकुल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग बेटा? मैम इसमें प्रेफरेंस नहीं देते किसी को, जैसे अगर प्रेफरेंस दी जाए इंटीरियर एंगल को या एक्सटीरियर को? मुझे प्रेफरेंस का ना आपके कॉन्सेप्ट से मीनिंग नहीं समझ आया, कैसे प्रेफरेंस अच्छा मतलब कौन सा लेना है, आप ये कह रहे हो? जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, इंटीरियर को या एक्सटीरियर को? एक्सटीरियर को देंगे, क्योंकि ये जो रिंग होता है ना, वो रिंग इतना स्ट्रेन्ड होता है। स्ट्रेन समझते हो प्रकुल? यस मैम। अच्छा सुनना बेटा, sp3 में बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, पर जब ये रिंग बन गया, अगर इसका बॉन्ड एंगल 60 हो गया, तो इसका मतलब है तो इसको तो sp3 के कंपैरिजन में बहुत कम एंगल लग रहा है, तो ये रिंग अंडर द स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये रिंग जब रिएक्शन में भी जाता है ना, तो ओपन अप होने का ट्राई करता है, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे अंदर वाले पोर्शन से, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये तो कभी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर ही नहीं सकता ना, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। हम कौन सा कोई सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? तो हमें जो प्रेफरेंस देनी है वो एक्सटीरियर एंगल को देनी है, क्योंकि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली स्पीशीज है। अब sp3 स्ट्रक्चर प्रकुल 3D है या 2D है, बताओ जरा मुझे। sp3 वाली, 3D। हाँ, तो sp3 वाली स्ट्रक्चर 3D है, तो ये तो यहाँ पे ही होगा, तो इसका मतलब है ये वाला बॉन्ड और ये वाले लॉन पेयर तो बाहर है ना, तो बाहर है तो हम प्रेफरेंस बाहर वाले को देंगे, मतलब जो एक्सटीरियर वाला पेरिफेरी पे जहाँ पे एंगल है। ठीक है ना? एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको सही पे बात बताती हूँ, इनका एक्चुअली फिजिकल कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना प्रकुल, वो डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज का मतलब होता है कि अब यहाँ पे तो तुमने बैलून बना के दिखा दिया, पर एक्चुअली में थोड़ा ना वहां पे बैलून होता है, एक्चुअली में तो वो उसके नाइट्रोजन की पकड़ में है ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा बाहर फैले हुए हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से ये चेक करना है उसका। ठीक है ना? इंटीरियर वाले पोर्शन से तो कोई डोनेशन हो ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग इनसाइड द रिंग which is being donated to the other species. Done बेटा? यस मैम, थैंक यू मैम। Okay, thank you बेटा। Yes, ma'am. लास्ट थिंग ले रहे हैं, स्टिल वी आर हैविंग अ 2 मिनट। एक पॉल भी अभी बाकी था। ये मैंने एक स्पीशीज लिया है, ठीक है, और एक मैंने लिया है इसके कंपैरिजन में ये। ध्यान से देखो, ध्यान से बेटा चेक करना। पहली बात तो मुझे तुम्हें आंसर मुझे ये करना है, अभी मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कुछ नहीं पूछ रही हूँ, कि यहाँ पे लॉन पेयर ऑक्सीजन पे भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे लॉन पेयर नाइट्रोजन पे भी है। तुम्हें क्या लगता है कि डोनर एबिलिटी कहाँ से चेक की जाएगी? डोनर एबिलिटी नाइट्रोजन के लॉन पेयर की ज्यादा है या ऑक्सीजन के लॉन पेयर की ज्यादा है? अभी मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, पोल नहीं जनरेट कर रही हूँ, बस मुझे इतना बताओ। नाइट्रोजन। Nitrogen. ऑक्सीजन। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन किस बच्चे ने बोला है? जस्ट गिव मी अ नेम। अरे जस्ट गिव मी अ नेम। प्रकुल, यस प्रकुल, यू आर करेक्ट। बच्चा, नॉर्मली देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर यहाँ पे एक कंसेप्ट अप्लाई होगा जिसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में जाएगा। ये देखो, ध्यान से देखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो, ये डीलोकलाइजेशन है। नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से और करवाऊंगी। तो जब डीलोकलाइजेशन हुई तो क्या हुआ, देखो आर सी ओ के ऊपर नेगेटिव बचा। नेगेटिव कैसे आ गया? क्योंकि मैडम 7 इलेक्ट्रॉन हो गए थे यहाँ पे, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर डबल बॉन्ड NH2। अब यहाँ पे देखो, देखो हमें क्या लग रहा था, मॉलिक्यूल था क्या और हमें दिख क्या रहा था? हम बोल रहे थे, वी वर सीइंग इट लाइक कि नाइट्रोजन विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। अब एक्चुअली में एज अ रिजल्ट ऑफ देखो, एक स्टेटमेंट सुनो, दिमाग में रखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट क्लास में और समझाऊंगी, अभी टाइम कम है। If there is a possibility of the delocalization, then you have to consider it on the priority. Electrons love to go to the delocalization. There must be the delocalization. You have to do it in a reaction. अब अगर delocalization किया तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। उल्टा हम क्या समझ रहे थे, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पर डीलोकलाइजेशन से तो क्या पता लग रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो तो डोनेट करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, पहले हमें NB लग रहा था, अब NB नेगेटिव बन गया। समझ में आ रही कहानी है नहीं? तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि डोनर एबिलिटी यहाँ पे ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि यहाँ पे हो रही है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट रेज द हैंड्स इफ यू आर सेइंग कि यस मैम, हमें ये समझ में आ रहा है। यस हाँ जी, बोलो बोलो।
बोलो। Yes, if anybody is having a doubt, they can ask. No, nobody is having a doubt. तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे क्योंकि we don't have time left. तो अभी बस आपको यही क्लियर होना चाहिए कि whenever the species is having the involvement of its electron in the delocalization ना, तो आपको उसे प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन करने के बाद डिसाइड करना कि कौन सी एटम की डोनरेबिलिटी ज्यादा है, किस पेयर की इलेक्ट्रॉन डोनरेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, एनबी नेगेटिव की। अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल रिमेंबर इट, विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। इज दैट ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. We are going to end the today's session. You have to stay here beta, because आपकी नेक्स्ट सेशन है और सभी बच्चे नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे। इज इट ओके? यस मैम।